थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन में जो सेकंड थ्योरी आती है वो डार्विनिज्म है, या डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसे डार्विनवाद के नाम से भी जाना जाता है। चार्ल्स डार्विन जो थे, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ये HMS बीगल नाम के एक शिप से इन्होंने यात्रा की, और इनकी जो शिप थी वो 27 दिसंबर 1831 से यात्रा इनकी प्रारंभ हुई, और 2 अक्टूबर 1836 में ये शिप वापस आई। और इस यात्रा के दौरान ये भ्रमण किए साउथ अमेरिका का, साउथ अफ्रीका का, ऑस्ट्रेलिया का और गैलापागोस आइलैंड का। और भ्रमण करने के बाद ये जीव जंतुओं तथा जीवाश्मों को कलेक्ट किया, और इस कलेक्शन के बेस पे इन्होंने एक थ्योरी दी। लेकिन चूंकि उस वक्त वेलेस नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी सेम निष्कर्ष दिया, और इसी कारण से डार्विन ने अपनी थ्योरी को जॉइंटली प्रपोज किया, डार्विन और वेलेस ने। और इस थ्योरी को बाद में डार्विन ने अपनी किताब में बखूबी एक्सप्लेन किया, और इनकी किताब का नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और ये थ्योरी देने से पहले जो डार्विन थे वो 2 किताबों से प्रभावित थे, और जो किताबें थी उसमें पहली थी प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, और दूसरी थी प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन को थॉमस माल्थस ने लिखा था, और प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी को चार्ल्स लायल ने लिखा था। और इन किताबों से इनकी थ्योरी जो है वो इन्फ्लुएंस हुई, उसके बाद इन्होंने डार्विनिज्म की थ्योरी को दिया। अब थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि वेलेस कौन थे। वेलेस का पूरा नाम अल्फ्रेड रसल वेलेस था, और ये जो यात्रा की है वो साउथ ईस्टर्न एशिया और साउथ अमेरिका की यात्रा इन्होंने की। और सबसे पहले नेचुरल सिलेक्शन का जो आइडिया आया वो इनके माइंड में स्ट्राइक किया, और इस कारण से इन्होंने एक ऐसे लिखा और उस ऐसे को डार्विन के पास भेज दिया, और उस ऐसे का टाइटल था ऑन द टेंडेंसी ऑफ वैरायटीज टू डिपार्ट इंडिफिनिटली फ्रॉम ओरिजिनल टाइप। यानी हिंदी में अगर बात करें तो जीवों की किस्मों में मूल दशा से अनिश्चित रूप से बदल जाने की प्रवृत्ति। और इस ऐसे की वजह से डार्विन ने भी नेचुरल सिलेक्शन की तरफ जो उनका रुझान था, और वेलेस के इस टाइटल की वजह से दोनों लोगों के जो विचार थे वो आपस में काफ़ी हद तक मिलते रहे। इसी कारण से डार्विन ने अपनी थ्योरी को जॉइंटली प्रपोज किया वेलेस के साथ। अब बात करते हैं कि डार्विन की थ्योरी के जो मुख्य जो पॉइंट थे, यानी मेन फीचर जो थे उनकी। मेन फीचर की अगर हम बात करें डार्विन की थ्योरी की, तो उसमें सबसे पहला फीचर आता है इनॉर्मस फर्टिलिटी इन लिविंग बींग्स, यानी जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता का होना। डार्विन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो डार्विन का कहना ये था कि सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है। अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स प्रोड्यूस 1000 सीड्स, जो अगर आप प्लांट को देखिए तो एक प्लांट हजारों सीड को उत्पन्न करता है। इसमें अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो आप अगर फंगस को देखिए तो फंगस बिलियंस ऑफ स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है। और इसी तरीके से अगर हम और एग्जाम्पल की बात करें इसमें तो आप बैक्टीरिया को देखिए, और बैक्टीरिया जो है 20 मिनट्स में
रिप्रोडक्शन करता है, यानी उसकी जो ऑफ स्प्रिंग आ जाती है वो 20 मिनट में आ जाती है। अगर हम स्लो रेट से रिप्रोडक्शन करने वाले जानवरों की बात करें तो उसमें आप एलिफेंट को देखिए। एलिफेंट औसतन 30 से 90 साल की उम्र में तकरीबन 6 ऑफ स्प्रिंग को बर्थ करती है। और अगर सभी ऑफ स्प्रिंग इसकी जिंदा रहें तो जेनरेशन बाई जेनरेशन 750 सालों में लगभग 2 करोड़ हाथी पैदा हो जाएंगी। तो डार्विन का कहना ये था कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं अपने आप को। और अगर आप इस तरीके से देखें, अगर इस तरीके से ये रिप्रोडक्शन चले तो कोई भी स्पीसीज अर्थ पे पूरी तरीके से डोमिनेट कर जाएगी। लेकिन सेकंड पॉइंट जो है वो इसको कंट्रोल करता है। वो सेकंड पॉइंट ये है, लिमिटेड फूड एंड स्पेस। लिमिटेड फूड एंड स्पेस की बात करने से पहले अगर हम इनॉर्मस फर्टिलिटी में और बात करें तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो स्लो रेट से ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो फास्ट यानी मोर ऑफ स्प्रिंग को पैदा करते हैं। तो इस तरीके से जो स्लो रेट से और कुछ फास्ट रेट से प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इसे डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन नाम दिया जाता है। और ऑर्गेनिज्म के मल्टीप्लाई होने का जो रेशियो था, अगर उसकी हम बात करें इसमें, तो वो जियोमेट्रिक रेशियो से मल्टीप्लाई होते थे। लेकिन चूंकि लिमिटेड फूड है और स्पेस भी लिमिटेड है, इस वजह से जो स्पीसीज हैं वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूड को लेके, शेल्टर को लेके कंपटीशन होता है। इसलिए वो स्पीसीज जो हैं या वो ऑफ स्प्रिंग जो हैं वो कंट्रोल में रहती हैं, क्योंकि जो लाइफ है वो जियोमेट्रिक रेट से बढ़ती है, लेकिन जो फूड है वो अरिथमेटिक रेट से बढ़ता है। अगर हम बात करें जियोमेट्रिक रेशियो और अरिथमेटिक रेशियो की, तो जैसे 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। लेकिन ये रेट है लाइफ ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होने का, लेकिन जो फूड का रेशियो है वो ये है 2 + 2 + 2 + 2, यानी टोटल 8। तो आप देख लीजिए जो फूड का जो रेशियो है इंक्रीज होने का वो ये रेशियो है, लेकिन लाइफ के इंक्रीज होने का रेशियो ये है। इसी कारण से फूड कम होने के कारण से फूड लिमिटिंग फैक्टर की तरह वर्क करता है और लाइफ को कंट्रोल करता है। इसमें जो तीसरा पॉइंट आता है वो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस यानी जीवन संघर्ष। डार्विन के अनुसार हर लाइफ अपने एग्जिस्टेंस को लेकर स्ट्रगल करती थी, यानी जीवन के लिए संघर्ष करती थी। और ये प्रूफ भी है, क्योंकि जब लाइफ जियोमेट्रिक रेशियो से बढ़ रही है और जो फूड है और स्पेस है वो लिमिटेड है, तो इसलिए जो स्ट्रगल है जो एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल वो होना स्वाभाविक सी बात है। और ये स्ट्रगल फूड को लेके भी हो सकता है, शेल्टर को लेके भी हो सकता है, मैटिंग पार्टनर्स को के लिए भी हो सकता है। और इस प्रकार से ये जो स्ट्रगल है वो 3 प्रकार का स्ट्रगल होता है। पहला है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल यानी सजातीय। ऐसे जीव जो सेम टाइप के जीवों से स्ट्रगल करते हैं, यानी किसी एक जात के जीवों के मध्य अगर संघर्ष होता है फूड को लेके, शेल्टर को लेके, तो वो इंट्रा स्पेसिफिक संघर्ष कहलाता है। दूसरा आता है इसमें इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल वो स्ट्रगल होता है
जब किसी एक जाति का जीव अन्य जाति के जीवों से संघर्ष करता है तो वो इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल कहलाता है। जैसे कि प्रीडेटर प्रे का स्ट्रगल आप देख लीजिए, और इसमें बात करें तो फूड के लिए भी स्ट्रगल हो सकता है, शेल्टर के लिए भी स्ट्रगल हो सकता है, और इसमें लास्ट आता है इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। वातावरणीय स्ट्रगल, सभी जीव सूखा, बाढ़, हवा, तेज हवा, पानी, गर्मी, सर्दी, जितने भी एबायोटिक फैक्टर हैं उनसे स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए। तो ये स्ट्रगल जो होते हैं एबायोटिक फैक्टर के, ये इन्वायरमेंटल स्ट्रगल कहलाते हैं। इन तीनों स्ट्रगल में सजाती यानी इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल जो होता है वो एक्यूट टाइप का स्ट्रगल होता है, क्योंकि इसमें जो स्पीसीज होती हैं उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं वो सेम होती हैं, इसलिए ये एक्यूट टाइप का स्ट्रगल होता है। अब इसमें नेक्स्ट बात करें, इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है वेरिएशन यानी विभिन्नताएं। आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ के बाकी सभी जीव, चाहे वो सेम स्पीसीज के हों या वो अलग अलग स्पीसीज के हों, उनमें वेरिएशन होता है। उनकी जो आवश्यकता है उन आवश्यकताओं में भी वेरिएशन होता है, और यही वेरिएशन एनवायरमेंटल कंडीशन में जीवों को इस्टेब्लिश करने या उनके एग्जिस्टेंस में सहायता प्रदान करता है। अगर वेरिएशन, किसी भी जीव का वेरिएशन उसके वातावरण के अनुकूल होता है यानी वातावरण में ढलने के अनुकूल होता है तो वो यूजफुल वेरिएशन होता है, और अगर वो वेरिएशन वातावरण में ढलने के अनुकूल नहीं होता है यानी जीव की कोई मदद नहीं करता है तो वो नॉन यूजफुल वेरिएशन होता है। जीवों में ये जो वेरिएशन होता है यानी जीवों में ये जो डिफरेंस आया, इसी डिफरेंस को उन्होंने वेरिएशन नाम दिया। और वेरिएशन दो टाइप का होता है, एक होता है कंटिन्यूअस, दूसरा होता है डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस वेरिएशन जो होता है वो स्लो होता है, क्योंकि ये रिकॉम्बिनेशन से ये वेरिएशन आता है। लेकिन जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होता है ये फास्ट होता है, और ये फास्ट इस वजह से होता है क्योंकि ये म्यूटेशन के कारण ये वेरिएशन आता है। इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन। डार्विन के अनुसार जो वेरिएशन थे वो कंटिन्यूअस थे, और ऐसे वेरिएशन जो ऑर्गेनिज्म को सराउंडिंग के एटमॉस्फेयर में अडॉप्ट करने में हेल्प करते थे वो यूजफुल वेरिएशन कहलाते थे, और यूजफुल वेरिएशन ही नेक्स्ट जनरेशन में पास होते थे यानी ट्रांसफ़र होते थे जनरेशन बाई जनरेशन। और जो नॉन यूजफुल वेरिएशन थे वो पास नहीं होते थे, यानी अगर हम दूसरी भाषा में बात करें तो अच्छे लक्षणों की वंशागति होती थी और बुरे लक्षणों का लोप हो जाता था। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या यूं कह लें और नेचुरल सिलेक्शन, तो जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये जो ओरिजिनल आइडिया था, ये ओरिजिनल आइडिया था हर्बर्ट स्पेंसर का। डार्विन के अनुसार मोस्ट सुटेबल और फिटेस्ट इंडिविजुअल वे होते हैं जो सफल जीवन व्यतीत करने के लिए और अच्छी संतानोत्पत्ति के लिए मैटिंग पार्टनर्स को जीतने में सक्षम होते हैं, और इसी कारण से इसे डार्विन ने सेक्सुअल सिलेक्शन कहा। जीवन के संघर्ष में केवल वही मेंबर्स या वही ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं जिनके पास उपयोगी वेरिएशन होता है यानी यूजफुल
वेरिएशन होता है, इट मीन्स नेचर सेलेक्ट करती है फिट इंडिविजुअल को, और इसी कारण से इसे नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। अगर हम कोटेशन के रूप में इसको कहें तो कह सकते हैं कि फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर। इसमें नेक्स्ट आता है वो है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। पीढ़ी दर पीढ़ी जो यूजफुल वेरिएशन है वो इकट्ठा होते हैं और जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रांसफ़र होते चले जाते हैं, और धीरे धीरे जो नई स्पीसीज़ का फॉर्मेशन होता है, या अदर लैंग्वेज में हम बात करें तो कह सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी यूजफुल वेरिएशन का एक्यूमुलेट होना, और जब ये एक्यूमुलेशन होता है तो उन स्पीसीज उन ऑर्गेनिज्म में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, और लाखों करोड़ों सालों में ये बदलाव ऐसे होते हैं कि जो नए ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो पुराने ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें इतना ज़्यादा अंतर आ जाता है कि नए ऑर्गेनिज्म एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन कर देते हैं। अगर हम डार्विन के थ्योरी के मेन फीचर को यहाँ समराइज करें तो इसमें पहला फीचर था इनॉर्मस फर्टिलिटी इन लिविंग बींग्स। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन चूँकि लिमिटेड फूड एंड स्पेस, फूड रिसोर्स जो होती है वो लिमिटेड होती है और स्पेस भी लिमिटेड होता है, इस कारण से जितने ज़्यादा वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो सभी के सभी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। और चूँकि लिमिटेड फूड और स्पेस होता है इसलिए उनके अंदर स्ट्रगल होती है एग्जिस्टेंस को लेके, वो अपने जीवन के लिए संघर्ष करते हैं, और इस संघर्ष के दौरान उनमें वेरिएशन आता है, और वो वेरिएशन डार्विन के अनुसार कंटिन्यूअस होता है। और जो इसमें से यूजफुल वेरिएशन होते हैं, यूजफुल वेरिएशन वो वेरिएशन कहलाते हैं जिन वेरिएशन की सहायता से ऑर्गेनिज्म जो है वो एनवायरनमेंट के अनुकूल हो जाता है और वो एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लेता है, वो यूजफुल वेरिएशन होते हैं। और यूजफुल वेरिएशन का पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होना इनहेरिटेंस कहलाता है। और जब ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये ट्रांसफ़र होते हैं तो जब यूजफुल वेरिएशन किसी ऑर्गेनिज्म में आ जाता है तो वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर लेता है, वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहलाता है, या दूसरे लैंग्वेज में कहें तो कहते हैं कि नेचर ने सेलेक्ट किया है, क्योंकि ये यूजफुल वेरिएशन जो आया है ये नेचर की वजह से आया, मतलब नेचर ही बेहतर ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करती है, और यही ऑर्गेनिज्म जो हैं ये न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन करते हैं। ये न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन इस वजह से होता है क्योंकि जब ये ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आता है और ये यूजफुल वेरिएशन पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते हैं, तो जो पुरानी स्पीसीज होती हैं और जो पुराने ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो नए ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें इतना ज़्यादा अंतर आ जाता है कि नए ऑर्गेनिज्म से एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाता है। ये कहना था डार्विन का। अगर हम डार्विन थ्योरी के एविडेंसेस की बात करें तो देखा जा सकता है कि आज के ऑर्गेनिज्म में हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। दूसरी बात करें तो आज के वक्त में लिमिटेड फूड और स्पेस के होने की वजह से सभी ऑर्गेनिज्म में स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस देखने को मिलती है, और उनके अंदर कई टाइप के वेरिएशन देखने को भी मिलते हैं। और इन वेरिएशन की अगर हम बात करें तो आज कुछ जानवर जो हैं दूसरे जानवर की मिमिक्री करते हैं, कुछ जो होते हैं वो अपने कलर को ही चेंज कर लेते हैं ताकि वो एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल लें और शिकार होने से बच जाएं। लेकिन इस एविडेंसेस के साथ साथ डार्विन की थ्योरी की कुछ आलोचनाएं भी की गई, जैसे कि अगर हम पहली आलोचना की बात करें तो डार्विन की थ्योरी सोमैटिक वेरिएशन और जर्मिनल वेरिएशन के बीच के डिफरेंस को बताने में सक्षम नहीं थी। यानी डार्विन ने ये डिफ्रेंशिएट नहीं किया कि सोमैटिक वेरिएशन क्या होते हैं और जर्मिनल वेरिएशन क्या होते हैं, और उन्होंने कहा कि जितने भी वेरिएशन होते हैं वो सभी के सभी हेरिटेबल होते हैं, जबकि सोमैटिक वेरिएशन हेरिटेबल नहीं होते हैं। दूसरी अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की तो उन्होंने इफ़ेक्ट ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ की जो बात की जाए कि जो ऑर्गन के यूज़ और डिसयूज़ की बात है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और ये नहीं बता पाया कि जो प्रेजेंस है वेस्टिजियल ऑर्गन की वो कैसे प्रेजेंस है, उसको भी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात तो इन्होंने की, लेकिन अराइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात इन्होंने नहीं की। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इन्होंने अकरेंस ऑफ डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन की बात इनकी थ्योरी में नहीं थी। ये डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन को एक्सप्लेन करने में नाकाम थे। और
और इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये अकरेंस ऑफ एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स की जो अनचेंज रहे, मिलियन ईयर से अभी भी वैसे ही प्रेजेंट हैं, उनके अकरेंस के बारे में ये एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं थे। इस वजह से ये थ्योरी भी आलोचनाओं का शिकार हुई।